जब हमारे शास्त्र रचे जा रहे थे तभी आज की जो मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ साइंस है वो नहीं थी। अगर आप देखें पुराण और इतिहास दोनों में कहानियां है, लेकिन सिर्फ दो किताबों को इतिहास कहा गया है। उनके नाम के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। एंड दिस इज वेयर द स्टोरी काइंड ऑफ अनरेवल्ड फॉर मी। व्हाट्स बगिंग यू? व्हाट वाज बगिंग मी वाज द बग। जो चाह है वो चिंता है, सेम चीज है बट अलग स्पेक्ट्रम पे है। ब्रह्म रिप्रेजेंट्स आवर मैनिफेस्ट रियलिटी। क्या है? चार सिर है, चारों दिशाओं में हमारे जो भी है, जो भी उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म है। व्हाट डू यू वरी अबाउट कि मेरा जॉब रहेगा कि नहीं, मेरे को ट्रेन मिलेगी कि नहीं टाइम पे, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो मेरे को पार्किंग मिलेगी कि नहीं, या तो मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, मेरे को वो गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। डिजायर, डाउट, ये हमारे मैनिफेस्ट रियलिटी पे मधु और कैटअप का आघात है। तो स्टेप वन क्या है? ऐसे नहीं कि आप कॉन्शियस हो गए तो डिजायर क्वाइटन हो गया, डाउट क्वाइटन हो गया, नहीं होगा। मेडिटेशन इज प्रोबेबली द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बट इट इज ऑल्सो द इजिएस्ट थिंग टू स्टार्ट। हमारा चित्त है वो विष्णु का दर्पण है, और वो जब तक स्थिर नहीं होगा विष्णु जागृत नहीं होगा। नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा जो मैंने पिछली बार आपको कहा था कि हमारे शास्त्रों में कैसे मॉडर्न आइडियाज़ जैसे कॉन्शियसनेस हुआ, क्वांटम फील्ड हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ऑल दीज आइडियाज़, इनको हमारे शास्त्रों में किस तरह लिखा गया था। मेनली बिकॉज जब हमारे शास्त्र रचे जा रहे थे तभी आज की जो मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ साइंस है वो नहीं थी। तो उन्होंने जो आइडियाज़ उनको आए उनको तो एक्सप्लेन करना था, तो उन्होंने कहानी के माध्यम से और सिंबॉलिज्म के माध्यम से, मेटाफर्स के माध्यम से उनको कहानियों में डाल दिया। और इसमें आपको हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें पुराण और इतिहास, इन दोनों में कहानियां है, लेकिन सिर्फ दो किताबों को इतिहास कहा गया है। तो क्या पुराण इतिहास नहीं है? सो जस्ट बाय कॉलिंग वन नॉट द अदर देयर इज अ सटल हिंट। ऐसे ही हिंट देते हैं कि आपको इसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखना है। तो ये कहानियाँ मेनली मेटाफोरिकल इन नेचर होती है, क्योंकि इन कहानियों को आप अगर आपके 3D रियलिटी से कोरिलेट करने जाओगे तो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा बात बन नहीं रहा है, टाइप ऑफ अ सिचुएशन। सो जस्ट टू गिव यू द बेसिक प्रेमाइस, विष्णु हमारे कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं, और शिव हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाते हैं, देवी क्वांटम फील्ड को दर्शाती है, और ब्रह्म हमारे मैनिफेस्ट रियलिटी को दर्शाते हैं। क्योंकि अगर आपको ये समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनको कैसे दर्शाया गया है। वो हमारे कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं, लेकिन उनको हम कैसे दर्शाते हैं। विष्णु को आप कभी भी उनकी आइकनोग्राफी देखोगे या मूर्ति रूप में देखोगे, उन्हें हमेशा एक रेडी रूप में दर्शाया गया है। ही इज़ अवेक, है ना, वो जागृत है, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, बाण है, गदा है, एंड वो तैयार है मदद करने के लिए। एज अपोज टू शिव हमेशा एक ब्लिसफुल या मेडिटेटिव स्टेट में है या लिंग स्वरूप में है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो दुनिया देखता है, समझता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इंफॉर्मेशन फीड करता है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस को इंट्रिंसिकली कई चीज़ें पहले से पता होती है। जैसे बच्चा पैदा होते ही स्विम करना जानता है। हमारा जो डाइजेशन होता है उसके लिए हमें कॉन्शियसली सीखना नहीं पड़ता। एज अपोज टू आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो आपको पहले कॉन्शियसली सीखना पड़ेगा, फिर आपके सबकॉन्शियस को वो
पता चलेगा। देन यू कैन ऐसा होता है ना कि आप गाड़ी नई नई चला रहे हो तो आपको सब कुछ एकदम आप अलर्ट हो, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद आपको पता भी नहीं चलता है, आपने 4 घंटे गाड़ी चलाई, गाने सुन रहे थे, बातें कर रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे आपने गाड़ी चलाई, ऑटोमेटिकली होता रहा सब कुछ। सो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है ऐसे सिचुएशंस को। लेकिन दैट्स नॉट ऑल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज़ वे वे मोर पावरफुल। साइंस कहती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से 30,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली, या शक्तिशाली भी नहीं कह सकते, क्षमताशाली होता है। उसकी कैपेबिलिटी इज़ 30,000 टाइम्स मोर देन आवर कॉन्शियस माइंड। अभी यही स्टोरी को आप हमारे पौराणिक कथाओं से जोड़ोगे तो एक कथा ऐसी है जब पार्वती माता शिव जी से पूछती है कि आप तो परम योगी हो, देयर इज़ आपसे ऊपर कोई दर्जा नहीं है, सब आपके जैसा बनने के लिए ध्यान कर रहे हैं, सबका ध्यान शिव पर है, तो आपको ध्यान करने की क्या ज़रूरत है, आपका ध्यान कहाँ पर है? शिवा पार्वती माता से कहता है कि मेरा ध्यान हमेशा विष्णु पर रहता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिव हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान हमेशा हमारे कॉन्शियसनेस पर होता है। वो ये नहीं सोचता कि आप जो कह रहे हो वो सच है या झूठ है। एक बार आपके कॉन्शियसनेस ने ये बात तय कर ली ना कि ये प्लॉजिबल है, हमारा सबकॉन्शियस उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इसका यूज़ बहुत बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हैं। जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू टैप इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट योर रियलिटी। बट इसको हम एक और स्टेप फर्दर जाके एक स्टोरी के साथ जोड़ते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट हर स्टोरी लेवल पे फिट होती है तो थोड़ा उसको तवज्जो देना बनता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओल्डेस्ट पुराणिक स्टोरी। ये कहानी देवी भागवतम में आती है और भगवत पुराण में भी है। सो कहानी गोज समथिंग लाइक दिस। महाप्रलय होने के बाद एकरनव, विच इज़ द इनफाइनाइट ओशन, एकरनव पे महाविष्णु निद्रा अवस्था में है, और जब वो निद्रा अवस्था में होते हैं उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल के अंदर ब्रह्मदेव पैदा होते हैं। ब्रह्मदेव अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें चारों दिशा में सिर्फ कॉस्मिक ओशन दिखाई देता है, एकरनव, which can be construed as space, but it is called the ocean. So the point is, ब्रह्मा अपने आजू बाजू में ऑल डायरेक्शन सराउंडेड बाय द ओशन देखते हैं, और वो फिगर आउट करने लगते हैं कि उनका पर्पस क्या है इस दुनिया में, और वो ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। और जब वो ध्यान अवस्था में रहते हैं, उनके मस्तिष्क में से, उनके माइंड में से वेदों का प्रोजेक्शन होता है आउटवर्ड्स। लेकिन जब ये हो रहा है, एट द सेम टाइम महाविष्णु जो सो रहे हैं, उनके कान में से मैल जो उत्पन्न होता है, मैल ऊज आउट होता है, और उस मैल से 2 असुर पैदा होते हैं। एक होता है मधु और एक होता है कैटभ। मधु को मधु नाम इसके लिए पड़ा क्योंकि उसे मधु, हनी की चाह थी, और कैटभ एक कीटाणु के जैसा दिखता था, तो इसीलिए उसे कैटभ नाम दिया गया। अब मधु और कैटभ पूरे विष्णु के देह पर घूम रहे हैं, उनको चारों तरफ समुंदर दिख रहा है, और उनको स्केलिंग का कुछ अंदाज़ा नहीं है एट दिस पॉइंट। वो घूमते 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 आई थिंक उनके हार्ट के करीब आते हैं, तो उन्हें एक मंत्र की गूंज सुनाई देती है। वो मंत्र होता है ऐम, विच इज़ द भगवती मंत्र और द सरस्वती मंत्र। जब वो
इस मंत्र का अध्ययन करते हैं, वो इस मंत्र पे ध्यान करते हैं और देवी भगवती प्रकट होती है। सो जब देवी भगवती प्रकट होती है और उनको पूछती है कि बताओ क्या चाहिए, तो दोनों एज यूजुअल असुर टेंडेंसी है, तो फर्स्ट थिंग दे आस्क फॉर इज इमॉर्टैलिटी। देन देवी सेज नो, नॉट पॉसिबल, इमॉर्टैलिटी एंड ऑल दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दे से कि हमें मृत्यु हमारी परमिशन से आए, तो हमें अगर किसी को मारना है तो हमें परमिशन देनी होगी, तभी वो हमें मार पाएगा। देवी सेज ओके, वेरी गुड, एंड उनको वरदान देके देवी डिसअपियर्स। अब ये दो भाई लोग दंदनाते फिर रहे हैं सब जगह। इवेंचुअली वो घूमते घूमते नाभि तक पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें ये ब्रह्म कमल दिखता है, और इस कमल के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो ध्यान कर रहा है। तो ये दो बोलते ये कहाँ से आ गया, यहाँ के तो हम राजा हैं। तो वो ब्रह्म को ललकारते हैं, और ब्रह्म ध्यान अवस्था में होता है, ब्रह्म को सुनाई नहीं देता ये क्या बोल रहे हैं। सो मधु और कैटअप वो जो कमल का स्टॉक है, जो कमल ककड़ी या कमल की जो डंडी होती है फूल की, उसे पकड़ के दे स्टार्ट शेकिंग इट। सो द होल लोटस शेक्स एंड ब्रह्म के हाथ से वेद नीचे गिर जाते हैं। ब्रह्म वेक्स अप, ही सीज दीज टू हिडियस डीमंस, और वो फिगर आउट करते हैं कि यार ये क्या है, मैं तो फाइटर भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो भाग लेते हैं वहाँ से, वो निकल लेते हैं, बोलते हैं सॉरी बॉयज़ बट आई एम नॉट अ फाइटर, आई एम ऑफ, बोल के ब्रह्मा निकल जाते हैं। बट इन दोनों को तो फाइट चाहिए, क्योंकि इनको प्रूव करना है कि ये वहाँ के सरताज है। तो मधु और कैटअप पीछा करने लगते हैं ब्रह्म का। ब्रह्म पहुँचते हैं भागते भागते विष्णु की तरफ, और वहाँ देखते हैं कि विष्णु जी सो रहे हैं। तो ब्रह्म उनको उठाने की कोशिश करते हैं, उठाओ उठाओ, तो नथिंग, ऑल, ब्रह्म ने जो भी किया, विष्णु इज़ अनेबल टू वेक अप। तो ब्रह्मा फिर देवी भगवती की आराधना करते हैं, और देवी भगवती उन्हें बताती है कि विष्णु निद्रा देवी के पकड़ में है, तो आपको निद्रा देवी की आराधना करनी पड़ेगी और उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि प्लीज़ विष्णु को छोड़ दीजिए। तो ब्रह्मा जी डज दैट, एंड निद्रा देवी रिलीजेस विष्णु। नाउ विष्णु जी उड़ गए हैं। ब्रह्मा बोलते हैं कि ये दो लोग मेरे पे अटैक कर रहे हैं, नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू सेव मी, यू आर द सेवियर एंड ऑल। नाउ उनको इतना तो समझ आ गया, बिकॉज ही हैड द वेदास, ही हैड स्टडीड इट, सो ही नोज द स्कीम ऑफ थिंग्स नाउ। सो ही इज टेलिंग विष्णु के बचा लो भाई, मुझे नहीं आता ये सब। तो उनका जो बैटल है, जो युद्ध है दोनों के बीच में, वो कहते हैं कि कुछ 5,000 या 10,000 देव वर्षों के लिए लड़ा गया था। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है मधु और कैटअप की, वो ऐसी है कि मधु आता है लड़ने, तब कैटअप आराम करता है। मधु थक जाता है तो कैटअप आता है और मधु आराम करता है। और ऐसे करते करते कुछ 5,000 साल बाद विष्णु जी थक जाते हैं और बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर। आई मीन, तुम लोग एक तो मस्त रेस्ट करके आ रहे हो और मैं तुमसे कंटिन्यूसली फाइट कर रहा हूँ, हाउ इज़ दिस फेयर। तो तुम लोग चिल कर रहे हो, तुम लोग आराम कर रहे हो, मेरे को भी आराम करने का मौका चाहिए। मधु और कैटअप बाय नाउ हैव बिकम क्वाइट कॉकी, दे लाइक अच्छा ठीक है तुम आराम कर लो, हाँ हम लोग रुके इधर, ठीक है तुम आराम करके आओ, हम फिर फाइट करेंगे। तो विष्णु जी रिट्रीव्स फ्रॉम द बैटल और वो ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। वो ध्यान अवस्था में देवी भगवती की आराधना करते हैं और कहते हैं कि ये क्या सीन है, वाई एम आई अनेबल टू डिफीट दीज टू। तब देवी भगवती उन्हें बताती है कि उनके पास ऐसा एक इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो यू विल हैव टू टेक द परमिशन। अच्छा, लाइक दैट। विष्णु वापस आ जाते हैं बैटल फील्ड पे और मधु और कैटअप तो तैयार है। लेकिन इस टाइम विष्णु की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग देम विथ वेपन्स, उन पर आघात करने से पहले वो उनको प्रेज करना शुरू करते हैं। बोलते हैं कि
तुम दोनों जैसे योद्धा मैंने पहले कभी नहीं देखे, मैंने इतने वर्षों तक इस यूनिवर्स पर राज किया है, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता, लेकिन तुम दोनों इतने वर्षों से मेरे से लड़ पा रहे हो और मैं तुमको डिफीट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुम लोग बहुत औसम हो, तो तुम लोग बताओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुमको क्या चाहिए बताओ। अभी ये सिचुएशन में ना मधु और कैटअप थोड़े कॉकी हो गए और वो कहते हैं कि तुम क्या वरदान दोगे हमें, तुम तो हमें बैटल में भी नहीं हरा पाए, उल्टा हमें तुम्हें वरदान देना चाहिए, तुम मांगो हमसे क्या चाहते हो, हम वरदान देंगे तुमको। एंड दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी विष्णु हैज़ बीन वेटिंग फॉर। तो विष्णु कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम आप ही मुझे वरदान दे दो, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आप दोनों को मार सकूं। अब ये दोनों फंस गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, प्रॉमिस तो इन्होंने कर दिया, वरदान तो इनको देना पड़ेगा। तो आजू बाजू में देखते हैं सब जगह ओशन है, सब जगह पानी 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 है। तो वो कहते हैं ठीक है, आप हमें मार सकते हो, लेकिन आपको ऐसी जगह पे हमें मारना होगा जहाँ पर पानी ना हो। तो विष्णु अग्रीज और फिर महाविष्णु अपना साइज बढ़ाते हैं एंड ही कीप्स इंक्रीजिंग, बड़े 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 होते हैं, जैसे वामन अवतार के दौरान हुए थे वैसे टाइप का अखंड। तो उनका जो कॉस्मिक ओशन है वो रिसीड हो जाता है, वो पानी पूरा नीचे चले जाता है और दोनों असुरों को महाविष्णु अपने एक एक थाए पे रखते हैं और सुदर्शन चक्र से उनके देह के, उनके बॉडी के 6 या 7 टुकड़े कर देते हैं और वो टुकड़ों को ब्रह्म को सौंपते हैं और बोलते हैं कि ये लो, इन टुकड़ों से सृष्टि को तैयार करो। और इसीलिए क्योंकि उन असुरों के मेद, उनके मैरो से अर्थ तत्व बना, इसीलिए पृथ्वी को मेदनी कहा जाता है। तो ये कहानी है मधु और कैटअप की। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टोरी सुना या पढ़ा, आई थिंक आई रेड इट मैनी ईयर्स अगो, तो मेरे को बहुत क्वेश्चंस हुए कि ये क्या है, ये सर्कुलर लॉजिक है इसके अंदर थोड़ा। क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखोगे इसमें आपको बहुत सवाल खड़े होंगे। प्राइमरी क्वेश्चन वाज, अगर मधु और कैटअप को इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर उनको श्रेष्ठता ही सर्वोच्च है, तो वो एक दूसरे को जब भी मिलते हैं तभी क्यों नहीं लड़ते एक दूसरे के साथ? वाई डू दे कोलैबोरेट? वो बोलते हैं नहीं, तू और मैं हम लोग साथ में ही है किंगडम। अगर उनको इतना ईगो होता तो वो लड़ पड़ते ना एक दूसरे के साथ, तू कौन नहीं, मैं राजा, मैं। तो दे दे कुड हैव fought each other, but never do they fight each other. Then you have to come to their names. उनके नाम के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। अगर विष्णु हमारी चेतना को दर्शाते हैं तो विष्णु के कान का जो मैल है वो किस चीज को दर्शाएगा? एक जिसे स्वीट का क्रेविंग है, जिसे मीठी मीठी चीज़ें पसंद हैं, और दूसरा जो एक कीटाणु के जैसा है। जिसे मीठी चीज़ें पसंद है वो हमारा डिज़ायर है, और जो एक कीटाणु के जैसा है वो हमारी चिंता है। बिकॉज कहते हैं ना, व्हाट्स बगिंग यू, it's and this is where I got this is where the story kind of unraveled for me. What's bugging you? What was bugging me was the bug, and it is the bug that represents worry, चिंता। So चाहत और चिंता, इन दो चीज़ों में हमारा कॉन्शियसनेस हमेशा गुंथा हुआ रहता है ना। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन फिर डाउट आ जाता है, कैसे करूँगा मैं? मेरा तो जॉब है, 9 to 5 मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फिर मेरे को 4 घंटे घर जाने में लगते हैं, मैं करूँगा कभी? मेरे को जब चीज
जो चाह है वो चिंता है, सेम चीज़ है बट अलग स्पेक्ट्रम पे है। एक ही चीज़ है, आप उसको ध्यान से समझिए। एक चीज़ आपको एंटाइज कर रही है और वही चीज़ आपको वरी भी कर रही है एट दैट टाइम। और जो जिस तरह से ये दोनों लड़ते हैं विष्णु से, ये भी बहुत बारीकी से लिखा गया है, क्योंकि एक साथ नहीं लड़ते कभी। आप अगर अपने आप को देखेंगे ना, तो चाहत और चिंता कभी एक साथ नहीं आते। चाहत आएगा, आप मस्त फैंटेसी में रहोगे, आपको यू आर फुल्ली एनग्रोस्ड इन दैट, बट देन व्हेन द वरी कम्स यू आर फुल्ली एनग्रोस्ड इन वरी ऑल्सो। एग्जाम्स में मैं पढ़ूंगा, मेरे को नंबर आएगा, ये वो, मैं एग्जाम अच्छा जा रहा है, बट यार मैं भूल जाऊंगा। तो एक साथ नहीं आता है दोनों, एक आएगा फिर दूसरा है, इट कम्स इन वेव्स। एंड हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा उससे फाइट कर रहा है, बारी बारी फाइट कर रहा है। तो तीसरी चीज किसे दर्शाती है? विष्णु जब मधु और कैटब को वरदान देते हैं, वो चीज इस चीज को दर्शाती है जिसे हम आज की मॉडर्न मिस्टिकल लैंग्वेज में एफर्मेशन कहते हैं। वी अफर्म, राइट? वी डोंट अफर्म टू आवर वरीज, वी अफर्म टू आवर गुड थॉट्स कि होगा, अच्छे से होगा, एंड देन वी सबकॉन्शियसली उसको इम्बाइब करना चाहते हैं। बट क्या रोक रहा है हमें? सबकॉन्शियस में जाता क्यों नहीं है? कैटब की वजह से। जब तक आपने कैटब को कॉन्कर नहीं किया, तब तक आपके सबकॉन्शियस में वो आपका अफर्मेशन जा ही नहीं पाएगा। तो कैटअप को कॉन्कर करना इज वन ऑफ द की थिंग्स। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें दर्शाया भी गया है और बताया भी गया है कि कैसे करना है। इसके लिए आप थोड़ा, आपको ऑर्डर समझना पड़ेगा इसका। ब्रह्म represents our manifest reality, बिकॉज क्या है, चार सिर है, चारों दिशाओं में हमारे जो भी है, जो भी उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म है। ब्रह्म when he gets into trouble with worry, what do you worry about? कि मेरा जॉब रहेगा कि नहीं, मेरे को ट्रेन मिलेगी कि नहीं टाइम पे, मेरे को, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो मेरे को पार्किंग मिलेगी कि नहीं, या तो मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, मेरे को वो गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, जब भी मैं वो गाड़ी चलाता रहूँगा सब लोग देखेंगे, मेरी वाहवाही होगी। डिज़ायर, डाउट, डिज़ायर, डाउट, चालू है ना, कंटिन्यूसली ये बैटल गोइंग ऑन है, गोइंग ऑन है। ये हमारे मैनिफेस्ट रियलिटी पे मधु और कैटअप का आघात है। जब ब्रह्म कॉन्शियसनेस की तरफ जाता है और बोलता है भाई बचा ले, कॉन्शियसनेस तो सो रहा है, तो स्टेप 1 क्या है? जागृत करना है कॉन्शियसनेस को आपको। फर्स्ट थिंग इज टू बी अवेयर ऑफ what is happening around you and how to not get affected by the little things, है ना? टेक वन स्टेप एट ए टाइम। तो वो स्टेप 1 है, अवेकनिंग द कॉन्शियसनेस। आफ्टर योर कॉन्शियसनेस इज अवेकन्ड, फिर भी वो एक स्टेज में रहेगा, लड़ने की स्टेज में रहेगा। तो वो डिज़ायर से बैटल कर रहा है, पुश बैक हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों तरफ से पुश बैक हो रहा है। डिज़ायर का ऐसे नहीं कि आप कॉन्शियस हो गए तो डिज़ायर क्वाइटन हो गया, डाउट क्वाइटन हो गया, नहीं होगा। उल्टा डिज़ायर का अटैक आएगा कॉन्शियसली, हज़ार चीज़ें आएंगी, और एट द सेम टाइम डाउट भी आएगा। काम इतना सारा है, यू हैव 10,000 अदर थिंग्स टू डू, स्टॉप फैंटेसाइजिंग, नहीं होएगा। या तो बेसिक चीज़ों पर चिंता हो जाती है। तो इसको हमारा कॉन्शियसनेस कैसे टैकल करता है? पुश बैक करके नहीं करता है। फर्स्ट स्टेप ही डज इज रिट्रीट, जो अगेन मिस्टिकल टर्म में जैसे कहा गया है, गिव अप। आपने जो सोचा है ना उसको आपको, व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम मैनिफेस्ट रियलिटी कभी मैनिफेस्ट होती है व्हेन यू गिव अप, देन इट मैनिफेस्ट, टिल देन इट डजंट मैनिफेस्ट। सो गिव अप, बट इट्स नॉट मैं हार गया टाइप ऑफ अ गिव अप, इट्स रिट्रीट इनटू ए मेडिटेटिव स्टेट।
जब विष्णु बैटल से रिट्रीट करते हैं, ही गोज टू देवी भगवती इन ए मेडिटेटिव स्टेट. तो स्टेप 1 इज मेडिटेशन. एंड व्हेन वो हो पाएगा, आपको ऐसे नहीं है कि आप, इट्स नॉट ईजी. मेडिटेशन इज probably the hardest thing in the world, and I will be lying to you if I say that it's easy. But it is also the easiest thing to start. It doesn't take much. It does not. और ये जो प्रोसेस है मेडिटेशन का, इसे बहुत अच्छी तरह समुद्र मंथन की कहानी में दर्शाया गया है, विच मैं कवर करूँगा वेरी सून. प्रॉब्ली इफ आई गेट टाइम आई विल रिकॉर्ड इट टुडे इटसेल्फ. एंड बिकॉज इस नज़रिए को जब भी आप कहानी से जोड़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इस तरीके से दर्शाया गया है. जब मैं कहता हूँ कि विष्णु हमारे चेतना या हमारे कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं, इट्स नॉट टू रिड्यूस विष्णुज स्टेटस टू आवर कॉन्शियस माइंड, बिकॉज हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ही लिमिटेड है. तो वी आर कॉन्शियसनेस, हमारा चित्त है, वो विष्णु का दर्पण है, और वो जब तक स्थिर नहीं होगा, विष्णु जागृत नहीं होगा. इट्स लाइक द ओशन और द लेक. आप पानी के ऊपर जब भी रिफ्लेक्शन देखते हो, अगर पानी स्टेबल नहीं रहेगा तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा. सो वो जो चेतना है, उसको पहले स्थिर करने की ज़रूरत है. और वो स्थिर कहाँ से होगा? ध्यान से होगा, ब्रेथ से होगा, धीरे धीरे स्लो डाउन करने से होगा. सो स्टेप 1 टू डू एनीथिंग इज टू स्लो डाउन, एंड देन एक्सप्लोर मोर स्टोरीज, मोर थिंग्स विल कम. मैंने तो इतना एक्सप्लोर करा कि मैंने एक किताब लिख दी. अगर आपको किताब चाहिए, आपको या वीडियो के लिए नहीं रुकना है, आपको किताब चाहिए, उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसे मैं सारांश में कहानी कहकर बताकर ये किया है, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. तो वो अगर किताब चाहिए तो आपको लिंक में दिखेगा. किताब का नाम है स्वरोम, मिस्टिक मेटाफर्स फ्रॉम इंडिक स्क्रिप्चर्स. सो जब आप इन चीज़ों को कहानी के माध्यम से देखोगे तो आपको बहुत सारे लेयर्स दिखाई देंगे. तो गेट योर हैंड्स ऑन दैट. और अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रा लाइक वाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हो तभी यूट्यूब उसको और लोगों तक पहुंचाता है. सो प्लीज़ डू दैट. और कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा, बुरा लगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. और ऑल्सो कमेंट आपको फ्यूचर में कौन सी स्टोरीज़ और उसका इंटरप्रिटेशन सुनना अच्छा लगेगा. थैंक यू वेरी मच, एंड मैं आपको जल्दी मिलूँगा. तब तक के लिए नमस्ते.